कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब कुशवाहा समाज सांसद और विधायक बनाने के मूड में नहीं है, विरोधी हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, विरोधी हैं इसलिए विरोध करना उनका काम है, और दूसरा भ्रम फैलाना काम है। जिस समय संविधान बना उस समय संविधान में कहीं से भी पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं था। संविधान की मूल भावना को बदल दिया, और संविधान बदलने के बाद तो हम उससे करता है। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इनसे मिलिए। इस सेगमेंट में आज हमारे साथ हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के उभरते हुए युवा नेता अजय कुमार। अजय जी, आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लोकसभा का चुनाव है। जी। आप लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, 370 धारा कश्मीर में 370 के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर, विकासवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव अपने सवाब पर है। इन सब तमाम चीजों का क्या होगा, कैसे होगा, कितनी सफलताएं आपको मिलेगी, ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक रिपोर्ट देखते हैं। जय श्री राम। हिंदुत्व, चाहे हिंदू ही इस देश की मूल में विद्यमान है। इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारा का प्रतीक है हिंदुत्व। हिंदुत्व से ही एकता, अखंडता और भाईचारा की धारा निकलती है। हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम किसी दूसरे के धर्म में दखल दहानी करते हैं, उनके हस्तक्षेप करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। राम मंदिर बना है तो निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी का जो 3 मूलभूत घोषणा पत्र था, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर के चलने का काम चल रही थी, वो उसमें से एक राम मंदिर भी था और वो पूरा हुआ है। तो इसको लेकर के हम लोग चलेंगे ही। 370 धारा समाप्त होने के बाद वहाँ पे दलित को आरक्षण मिलने का काम हुआ है। वहाँ जो दलित रह रहे थे उनको कोई आरक्षण नहीं था, तो वहाँ पर आरक्षण मिलने का काम हुआ है दलित भाई, इसलिए निश्चित तौर पर फायदा हुआ और हम लोग के साथ रहेंगे। 370 से दलित भाई को फायदा है। एकदम से माहौल एनडीए के पक्ष में है। बिहार प्रदेश बीजेपी किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके अजय कुमार वर्तमान में संगठन जिला ढाका प्रभारी हैं। बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कुशवाहा समाज का एक जाना पहचाना नाम है अजय कुमार। इलाके में हिंदुत्व का बड़ा चेहरा भी है। वैशाली के मीनापुर विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार 2015 में बीजेपी की टिकट से लड़े, दूसरे स्थान पर रहे। 2020 में बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दी और एलजेपी के टिकट से विधानसभा का चुनाव लड़ गए। चुनाव हारने के कुछ वर्षों बाद इन्होंने फिर से बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। इनके पिता दिनेश प्रसाद वर्ष 2000, 2005 और 2010 में 3 बार मीनापुर के विधायक रह चुके हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में कुछ वर्षों के लिए दिनेश प्रसाद बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अजय कुमार वैशाली लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार बीना देवी के लिए पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वर्ष 2019 के मोदी लहर में एलजेपी के टिकट से बीना देवी चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि 2024 में हालात थोड़े बदले हुए हैं। इस बार एनडीए के कोर वोट में बिखराव का खतरा उत्पन्न हो गया है। दूसरी ओर वैश्य समाज में असंतोष है। कुर्मी समाज भी अंदर खाने खुश नहीं है। ऐसे में मोदी लहर का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये कि राम मंदिर का क्या होगा? क्या एनडीए को
इसका लाभ मिलेगा? राम मंदिर का क्या होगा? जय श्री राम का क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अभी आपने अपनी इस रिपोर्ट में देखा है। 370 मैं पहले ही बता चुका हूं। आप विकासवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी लहर के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कि आपके पिताजी बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, 3 बार मीनापुर के विधायक रहे। वर्तमान में राजनीति में सक्रिय नहीं है, कहा जाता है कि संन्यास ले चुके हैं। कैसे हैं वो? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से स्वस्थ हैं। उनकी दिनचर्या क्या है? उनकी दिनचर्या अपने परिवार के साथ, हम लोगों के साथ रहते हैं, समय गुजारते हैं। अब और गांव समाज में, लोकल में, स्थानीय स्तर पर लोगों के सुख दुख में भागीदार रहते हैं। मतलब सक्रिय हैं? सक्रिय हैं, लोकल स्थानीय स्तर पर सक्रिय हैं। बहुत भाग दौड़ करने की स्थिति में नहीं है, बहुत भाग दौड़ करना अब नहीं चाहते हैं। हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं तो वो अब चाहते हैं कि थोड़ा आराम से समय निकले। पहले कुछ दिनों पहले तक तो खेती बाड़ी भी कर लिया करते थे, अब उससे भी संन्यास ले चुके हैं। अच्छा, उससे भी संन्यास? जी जी जी। चलिए, तो उनके दीर्घायु होने की हम लोग कामना करते हैं। लेकिन यहीं से हमारा सवाल शुरू होता है कि आप लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। ये ठीक दूसरे पर आप ये इल्जाम आपका रहा है कि परिवारवादी पार्टियों से देश को नुकसान है, लेकिन आप स्वयं भी तो उसी परिवारवाद के ऊपर है। परिवारवाद का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसी परिवार का होगा। जो कोई भी सांसद विधायक के, हमारे पार्टी में भी लोग हैं सांसद विधायक के, जिनके पिताजी सांसद रहे हैं, उनके पुत्र विधायक हैं। लेकिन बात वहां गड़बड़ हो जाती है जब किसी पार्टी का शीर्ष नेता, जो पार्टी के शीर्ष अध्यक्ष पद है, चाहे प्रधानमंत्री का पद है, तो वो उसी परिवार का होगा, दूसरे परिवार का नहीं होगा। शीर्ष नेतृत्व में परिवारवाद का आरोप लगाते हैं? जी, शीर्ष नेतृत्व में परिवारवाद का आरोप है। अच्छा, इस लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि आपको राम मंदिर, मोदी लहर और 3 तलाक, इसका कितना लाभ मिलता हुआ दिखा? इसका लाभ है, जिस समय मंदिर का शुभारंभ हो रहा था, हमें मीनापुर के क्षेत्रों में जाने का मुझे मौका मिला। लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा था। तब की बात हम नहीं कर, अब आज भी उत्साह है। लोगों के मन में ये भाव है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन आपको उम्मीदवार से तो बड़ा नाराजगी? उम्मीदवार से नाराजगी हो सकती है लोगों की, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, पार्टी प्रथम, उसके बाद व्यक्ति, ये चीजें हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी में है। और ये हम लोग प्रत्येक कार्यकर्ता को आज चुनाव के दिन ही नहीं, जब चुनाव समाप्त हो जाता है उसके कल से ही फिर उनको ट्रेंड करने का, उनको शिक्षित करने का, उनको प्रशिक्षित करने का, उनको राष्ट्रवाद और देश हित प्रथम है ये बताने का, उनके जेहन में रखने का हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस भाव से भी काम करते हैं। इसलिए बीना जी कोई मायने नहीं रखती है। लोग नरेंद्र मोदी जी को सामने रख करके वोट करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास और उम्मीद है। इस विश्वास में कहीं कोई कमी नहीं। वैशाली की तो हम लोग बात करेंगे, अब वैशाली में सक्रिय हैं, लेकिन पार्टी ने आपको शिवहर लोकसभा के लिए भी प्रभारी बना के आपको भेजा था। आप बहुत दिनों तक शिवहर में सक्रिय भी रहे, कई बार आप वहां गए, कई लोगों से आप मिले। क्या स्थिति लगता है शिवहर? शिवहर का भी चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, निश्चित जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे शिवहर का चुनाव। लेकिन कहा जा रहा है कि
शिवहर और सीतामढ़ी पर वैश्य समाज आपसे बहुत नाराज है, ऐसी बातें आ रही है। वैश्य नेताओं का आया है, हमारे यहाँ भी कुछ नेता आए थे तो भी बता रहे थे, तो उसका असर शिवहर और सीतामढ़ी पर सर्वाधिक है। शिवहर हो सकता है, वहां से हमारे वैश्य उम्मीदवार भी है आपके विरोध में है, लेकिन फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जैसा आज हमको पता हुआ है, 13 तारीख को मोतीपुर में आ रहे हैं, और जितना भी गिला शिकवा होगा हम समझते हैं कि सब 13 तारीख को ये गंडक नदी में गिला शिकवा बह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता दुगने उत्साह के साथ लग करके। नहीं, वहां शिवहर में एक समस्या ये भी है कि वहां जो आपके उम्मीदवार हैं वो जदयू से हैं। जदयू को लेकर के आपके ही दल के कार्यकर्ताओं में एक असमंजस की स्थिति आज भी बनी गई है कि वो कब तक आपके साथ रहेंगे, इसको लेके एक असमंजस है। आपके नेताओं में क्या है वो आप समझिए, लेकिन कार्यकर्ताओं से जो हम लोगों की बात होती है तो उसमें यह असमंजस है। तो क्या इसका असर भी शिवहर पर पड़ेगा? कोई इसका असर नहीं पड़ेगा सर। पूरा विश्वास आपको दिलाना चाहते हैं कि इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने जब ये गठबंधन हुआ तो कुछ इस ढंग की बातें हम लोगों के सामने आई, तो पहले प्रदेश स्तर पर बुला करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसका ये गठबंधन क्यों किया गया इसकी अहमियत को बताया गया। फिर हम लोगों ने जिला स्तर पर इसकी बैठक की। हम लोग इस तरह का बैठक मंडल स्तर पर जाकर किए हैं और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने समझाने का काम किया है और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम लोग समझाने में सफल भी रहे हैं और इस बात के लिए आश्वस्त भी हैं कि जब से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और जब से केंद्रीय नेतृत्व उनके हाथों में है, भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर विकास कर रही है देश के पैमाने पर। और हमारे कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि उन्होंने जो फैसला लिया है वो भारतीय जनता पार्टी के विकास के हित में होगा, विकास के लिए होगा। इसलिए सारे कार्यकर्ता इस बात से प्रभावित हैं कि जहां सूचना हो जाती है भारतीय जनता पार्टी को, वहां से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस पर सोचना बंद कर देता है और जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश होता है उसको लागू करने के लिए हम आपकी बात मान भी लिए कि चलिए आपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन कर दिया, तो सवाल सिर्फ कार्यकर्ताओं का नहीं, सवाल आपके समर्थकों का है, आपके वोटरों का भी है। तो जो आपके समर्थक हैं, जो आपके वोटर हैं, उनके मन में तो असमंजस है। उनके असमंजस को भी दूर करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और हम लोग बता रहे हैं, एक एक वोटर को बताने का काम कर रहे हैं कि आपने जो एक वोट दिया नरेंद्र मोदी जी को, कमल छाप को और उनके एलाइज को, उस वोट के ताकत के ही कारण आज आपको जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, 3 तलाक विधेयक लाया गया है और उसी का परिणाम है कि आपको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आपको साल में 6,000 रुपया मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिला है, जनधन खाता आपको मिला है। ये सारी सुविधाएं आपको 1 रुपये से भी कम दर पर किसानों के लिए बिजली मिल रही है। तो ये आपकी एक वोट की ताकत है। हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, पूरे मंडली बना करके, टीम बना करके जा रहे हैं। कोई नाराजगी होगी तो एकदम से दूर हो जाएगा। इतना सब कुछ देने के बाद भी वैशाली में आपके उम्मीदवार के प्रति नाराजगी क्यों? नाराजगी हम कह रहे हैं कि नाराजगी हो सकती है उनके किसी काम से, जो लोग रहते हैं थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, इसको स्वीकार करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नाराजगी सब एकदम से समय आते आते, और हम समझते हैं कि काफी सारी नाराजगी दूर हो गई है। और लोगों का कहना है कि मिलते ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मिलते नहीं हैं। हम समझते हैं कि विधान पार्षद महोदय और सांसद महोदय स्वयं, हमको तो नहीं लगता है कि कोई सांसद ज्यादा उनसे कोई मिलने वाला होगा। वो तो यहाँ उनका घर है, जब भी लोग जाते हैं दरवाजा खुला रहता है और उनसे मिलने का काम करते हैं। अब विकास की बात आप कर रहे थे, तो आपको लगता है कि सांसद महोदय ने जो वैशाली क्षेत्र के
में 5 वर्षों में जो विकास का काम किया आपके समझ से वो पर्याप्त है? सांसद महोदय तो एक मतलब इकाई है, एक विकास का एक छोटा सा जरिया है, एक छोटा सा जरिया है। मुख्य विकास तो शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। इस देश का विकास, राज्य का विकास शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है। अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य के, किसी देश के अच्छे नहीं हो, उनका सोच गरीबों के प्रति नहीं हो, उनका सोच अपने परिवार के लिए हो, खुद के लिए हो, तो क्या कर सकते हैं देश और समाज और राज्य के लिए? कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चर्चा और भी है कि कुर्मी समाज जो है वह भी नाराज है वैशाली में, खास करके एलजेपी के उम्मीदवार होने की वजह से। 2020 में उनका मानना है कि 2020 में इनके वजह से जदयू को बड़ा नुकसान हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा सा उनमें नाराजगी है, थोड़ा सा असंतोष है। क्या लगता है आपको? हम तो मीनापुर में परसों भी अपने यहाँ के जो हम समझते कुर्मी समाज के एकमात्र मुखिया हैं, वरुण सरकार मुखिया पति हैं या मुखिया हैं, शायद मुखिया हैं अपने, हम उनसे मिले हैं। और अभी यहाँ से अभी मैं आ रहा था तो और रेपुरा वगैरह से भी फोन आया है, लोग हमको बुलाया है। लेकिन हमको तो ऐसा कहीं से नहीं लगता है। सब लोग नीतीश जी के प्रति, नीतीश जी के नेतृत्व में उन लोगों का आस्था है और हमको नहीं लगता है कहीं से इस तरह की कुछ बात होगी। हो सकता है एक आध दो लोग हों, ऐसे कुछ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ समूह हमको नहीं लगता है कि इस गठबंधन से नाराज हो। चर्चा तो ये है कि कुशवाहा समाज में भी नाराजगी। कोई नाराजगी नहीं है सर, मीनापुर में तो कोई नाराजगी हमको नहीं दिख रही है। नहीं, ऑल ओवर वैशाली, ऑल ओवर वैशाली में होगी तो हम लोग उसको दूर करेंगे। हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधानमंडल दल के नेता माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, लोग कुशवाहा समाज की निगाहें उनकी ओर लगी हुई है। 2014 में तो एक सीट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 2019 में भी एक सीट भी नहीं मिला। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, कुशवाहा समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम किया। आज तो भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं मिलने से नाराज है। तो अब कुशवाहा समाज सांसद और विधायक बनाने के मूड में नहीं है। अब कुशवाहा समाज बिहार का नेतृत्व, मुख्यमंत्री अपने कुशवाहा समाज में तलाश रहा है। इसलिए जो छोटी मोटी बातें होगी सब इन बातों के कारण समाप्त हो रही है और समाप्त हो जाएगी। वैशाली में आरजेडी ने एक बड़ा खेला कर दिया, फीक के कोर वोट से उम्मीदवार खड़ा कर दिया है मुन्ना शुक्ला जी को। कितना नुकसान होगा? हमको नहीं लगता बहुत नुकसान होगा। वो समाज के लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत सोच समझ करके वोट करते हैं। व्यक्ति हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद, विदेश नीति, देश की चिंता अगर कोई समाज सर्वाधिक करता है तो वह हम समझते हैं भूमिहार समाज है। इसलिए वो लोग स्वयं सक्षम है। हम समझते हैं किसी को उनको बताने की जरूरत नहीं है कि उनको कहाँ वोट करना है। और हम तो हमारी बातचीत लोगों से हो रही है तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम बहुत एक्टिव नहीं दिखेंगे लेकिन वोट हम आपको करेंगे, हम वोट मोदी जी को करेंगे। वो लोग कहीं से कोई प्रत्याशी के को माइंड में रख करके वोट नहीं कर रहा है। वो लोग वोट देश, राष्ट्र एकदम, अगर जिम्मा कोई समाज अगर लेता है तो हम कह सकते हैं कि भूमिहार समाज लेता है। मैं दिल से कहता हूँ। मुजफ्फरपुर में भी इसका असर पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में इसका सकारात्मक है। मुजफ्फरपुर में तो काफी वोटों से हमारी जीत होगी। वहां कहाँ कोई लड़ाई में है, वहां कोई लड़ाई नहीं। पहले आप जिन पर बहुत सारा इल्जाम लगा चुके थे 2019 के लोकसभा चुनाव में, आज उन्हीं के लिए आपको कहा जाता है कि वॉशिंग मशीन आप पर एक इल्जाम अभी है, तो आपने यहाँ भी फिर वॉशिंग मशीन लगा दिया। हम लोग तो देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। जो इस नीति को और सिद्धांत को स्वीकार करता है सबका स्वागत है। कोई डॉक्टर है पेशे से। आप इन्हीं कारणों से उन पर पिछले बार इल्जाम लगा रहे थे। आप कह रहे थे कि वो क्या आपने इल्जाम लगाया था? क्या इल्जाम लगाए थे हम लोग? हो सकता कहें कि हम ये जातिवादी राजनीति हम लोग हो सकता है कहें हो कि हाँ जातिवाद की राजनीति करते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आज वो
हमारे नीति और सिद्धांत को स्वीकार करके बहुत पहले, आज ही नहीं, हमारे बिहार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वो उपाध्यक्ष थे अभी हमारे पार्टी में। बहुत पहले पार्टी, हम समझते हैं कि जिस समय पुरहन्नी में चुनाव हो रहा था, शायद उसी समय पार्टी को ज्वाइन कर लिए थे। हमारे पार्टी के बिहार प्रदेश में वो नेतृत्वकर्ता के रूप में थे। नीतीश कुमार जी के आपके साथ आने से, जेडीयू के आपके साथ आने से इस लोकसभा चुनाव में आपको लाभ मिला? एकदम मिल रहा है लाभ एकदम। हमको अपने नेता पर कहना पूरा विश्वास और भरोसा है। लेकिन लोगों का तो कहना है कि उल्टा आपको नुकसान हो गया। नहीं नुकसान हो, कुछ नुकसान नहीं हो, कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो उनके आने से आपका कौन किस एरिया में आपका वोट बढ़ा है? कहाँ आपको लाभ मिल रहा है नीतीश जी का? नीतीश जी का लाभ मिल रहा है ना। नीतीश महिला है, दलित है, सब लोग और ज्यादा फोर्स के साथ हम लोग के साथ जुड़ा है। सब लोग ताकत के साथ काम कर रहा है, वोट देने का काम कर रहा है, दिलवाने का काम कर रहा है। नहीं तो महिला पर तो आप भी दावा करते हैं कि आपके साथ हैं। कुछ लोग उनके मोदी के साथ, कुछ लोग उनके साथ भी थे, कुछ लोग उनके साथ, पार्टी है, संगठन है, तो उनके साथ लोग सब लोग थे ही थे। ऐसी बात नहीं है कि उनके साथ उनके जानने चाहने वाले लोग नहीं हैं, उनके जानने चाहने वाले भी लोग हैं। आप लोगों का तो दावा है कि बिहार की सभी 40 सीट पर आप चुनाव जीतने जा रहे हैं, लेकिन आप जमीन से जुड़े लोग हैं, बेबाक बोलते हैं। आप भी घूम रहे हैं, कई लोकसभा क्षेत्रों में आप गए हैं, शिवहर, वैशाली के अलावा भी। तो दिल से बताइए कि आपको क्या लगता है कितना नुकसान होगा बिहार में? नहीं नुकसान होगा। कितना सीट नहीं नुकसान होगा। 40 में कितना? 40 में 40 सीट नहीं तो ये तो पार्टी लाइन की बात हो गई। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि 40 का 40 ज्यादा नहीं लगता? इस बार तो हमारा किशनगंज में भी अच्छा स्थिति है। पिछले बार से अच्छा स्थिति है। अब तो राजद के लोग भी कह रहे थे कि किशनगंज में हमारा स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हमारी स्थिति किशनगंज में है, इसलिए हमको लगता है कि इस बार 40 में 40 जीतेंगे। और जब रिजल्ट आएगा तो जो विपक्षी लोग हैं वो लोग जो अभी दावा कर रहे हैं, तो कल होकर के ईवीएम का रोना रोएंगे। आपके मित्र मीनापुर में आपके प्रतिद्वंदी विधायक जी आए थे, तो उनका कहना था कि आपने तो राष्ट्र को आर्थिक रूप से एकदम बर्बाद कर दिया। नेपाल के आर्थिक विकास से भी आप देश के आर्थिक विकास को पीछे लेकर के चले गए। उनके ज्ञान पर रोना आता है। उनको विधायक हैं, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि कहीं से ये बहुत ही मतलब घटिया, इसको सोच कह लीजिए, चाहे उनकी घटिया जानकारी नहीं, जानकारी का अभाव कह लीजिए। मैंने क्या जानकारी आप उनको देना चाहेंगे? वो देना चाहते हैं कि नेपाल का ग्रोथ रेट उनको पता करना चाहिए, भारत का ग्रोथ रेट पता करना चाहिए क्या है अभी। आप कुछ बताएंगे उनको? नेपाल का तो 3.3% अभी हमको लगता है कि ग्रोथ रेट है। भारत का ग्रोथ रेट 7% है, और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 2004 से 2014 तक जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, देश हमारा दुनिया के पैमाने पर 12वें स्थान पर था। उनके 10 साल के शासन काल में 12वें स्थान से एक स्थान खिसक करके 11वें स्थान पर आया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इन 10 सालों में हम लोग तो 5वें नंबर की, विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन उनका तो कहना था कि आप लोग सिर्फ गुमराह करते हैं। उनके ज्ञान पर रोना आता है, उनके ज्ञान पर रोना आता है। वो लोग इसी ढंग से झूठ और भ्रम का फेक फैलाते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन दुनिया और गांव समाज के लोग, सब लोग देख रहे हैं कितनी तेजी से भारत विकास कर रहा है। ये कोरोना महामारी को, जैसे महामारी जो विश्व में एक त्रासदी था कोरोना महामारी, उसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था विकास को, पॉजिटिव विकास और अच्छा तीव्र विकास को बनाए रखा। जिस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर रही थी, महंगाई चरम पर था, इंग्लैंड में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में आज भी है, उस परिस्थिति में भारत विकास करता रहा है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, उनका कहना है कि 10 वर्षों के कार्यकाल में ये सब बहुत ज्यादा बढ़ गया।
तो विरोधी लोग हैं, उनको कहने के अलावा तो कुछ है नहीं। विरोधी हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, विरोधी हैं इसलिए विरोध करना उनका काम है, और दूसरा भ्रम फैलाना काम है। सच्चाई और रियलिटी से तो कुछ लेना देना उनका है नहीं। एक चीज और भी आप पर ये लोगों का इल्जाम है, आपके विरोधियों का इल्जाम है कि आपने किया ही क्या, 3 तलाक पर कानून बना दिया, अच्छा, हिंदू मुस्लिम कर दिया और राम मंदिर बना दिया, बस। इसके अलावा तो आपने, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा उनको पता होना चाहिए कि इस देश में 2014 से पहले कितना एम्स था, 2014 के बाद आज तक कितना एम्स बन गया, कितना आईएम बन गया, कितने एयरपोर्ट बन गए, कितना वंदे मातरम ट्रेन चल रहा है, कितने किलोमीटर हाईवे थे उस समय, आज कितने हैं। 3 लाख किलोमीटर उस समय हाईवे था, आज 7,20,000 किलोमीटर हाईवे बन गया है। उस समय 74 एयरपोर्ट थे, आज नया 2014 से 2024 के बीच में 75 नया एयरपोर्ट बन गया है। चीन आंख दिखा रहा है, चीन, उनका कहना, चीन आंख क्या दिखाएगा, हम अब आंख दिखा रहे हैं। कोई इस 2014 से पहले कोई नेता भारत का चीन के सामने आंख से आंख मिला करके बात नहीं करता था, अमेरिका से आंख मिला के नहीं बात करता। अमेरिका के विरोध के बावजूद भी हम लोग रसिया से तेल का आयात कर रहे हैं। अब सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटके रहते हैं। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटके रहते हैं? मतलब यही राजनीति करते रहते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम। हमारी जो भी योजनाएं चल रही है उसमें कहाँ कोई हिंदू मुसलमान को देख करके हम लोग काम कर रहे हैं। वो लोग मतलब तुष्टीकरण की राजनीति करता है। जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी 2011 में, वो लोग लक्ष्य केंद्रित हिंसा बिल लेकर के आए थे, जिसमें ये था कि जो कोई भी दंगा अगर होता, उसमें अगर कहीं किसी हिंदू के साथ बलात्कार होता तो उसके वो दोषी नहीं पाए जाते। कोई अगर हिंदू समाज के लोगों के साथ घृणा फैलाता तो उसमें उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई अगर सशस्त्र बल इस दंगा में का एक पदाधिकारी अगर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके लिए भी मतलब दोषी माना जाता। हिंदुओं को कोई कंप्लेन करने का अधिकार छीन लिया जाता। तो तुष्टीकरण की राजनीति तो वो करते हैं, हम तो सबके लिए काम करते हैं। तो इन सब चीजों को लोकसभा में उठाएंगे क्या? इन सब चीजों को लोकसभा में वो लोग उठा रहे हैं और उठाएंगे, बताएंगे लोगों को। कुल मिलाकर के जो आप पर आपके विरोधियों का कहना है कि आप अगर इस बार चुनाव जीत गए तो आप 2-3 काम और करेंगे। 3 काम तो जो आपने अभी तक किया, जी, जो आप पर इल्जाम, और 3 काम वो कह रहे हैं कि आप और करेंगे। पहला, आप संविधान खत्म कर देंगे, अच्छा, आरक्षण खत्म कर देंगे, अच्छा, और इस देश को बर्बाद कर देंगे। मतलब अगर आप आ गए तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। संविधान से खिलवाड़ करने का काम तो वो जिस दल के एलाइज हैं, जिसके वो एक्सटेंडेड स्पीकर हैं, वॉल्यूम हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस ने आज तक देश में क्या किया? कांग्रेस ने तो कितनी राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। एक भी किसी राज्य सरकार को, आज बंगाल की स्थिति क्या है, हम समझते हैं कि वो स्थिति उन लोगों के सामने होती तो निश्चित तौर पर वो लोग बर्खास्त कर दिए होते। लेकिन आज हम लोग को संविधान पर और अपने आप पर भरोसा है। हम लोग तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाए। वो लोग तो संविधान बदलने की बात, वो लोग संविधान बदल चुका हुआ है। लोग जिस समय संविधान बना उस समय संविधान में कहीं से भी पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने इस पर डिबेट भी किया। बाबा साहब ने इस पर डिबेट भी किया था कि जब पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द रहेगा तो अल्पसंख्यक शब्द उस संविधान में नहीं हो सकता है, वक्फ बोर्ड नहीं हो सकता है, और उनको इन लोगों के लिए काम करना था। इसलिए पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन 1976 में उसमें पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ दिया गया। इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी लगाने का काम किया। सारा लोकतांत्रिक सिस्टम कोलैप्स था। उसने संविधान की मूल भावना को बदल दिया, और संविधान बदलने का बात वो लोग हम उससे करता है, और आरक्षण खत्म करने की बात वो लोग हम लोग कहता है। 90 से 2005 में उनकी सरकार थी। एक व्यक्ति को भी अगर उन्होंने आरक्षण देने का काम किया हो तो बताइए,
एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण तो सिर्फ अपने परिवार के लोगों के लिए दिया है, अपनी बेटी के लिए दिया है, अपने बेटा के लिए देने का काम किया। किसी एक गरीब के लिए आरक्षण देने का काम नहीं किया। वो लोग दलितों को भर डराता है, धमकाता है कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। हम दलित भाई से कहना चाहते हैं कि भाई सिर्फ आरक्षण आप ही को मिला हुआ है कि अति पिछड़ा समाज को भी मिला हुआ है, पिछड़ा समाज को भी मिला हुआ है, जो गरीब सवर्ण है उनको भी आरक्षण मिला हुआ है। तो आपको सिर्फ आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा? खत्म होगा तो सबको होगा। इसलिए संविधान हमारे ये कभी भी आरक्षण खत्म होने का बात नहीं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण को कोई माई का लाल समाप्त नहीं कर सकता है। गरीबों के लिए हमारा जो काम है वो हम जारी रखेंगे, उसको कोई ताकत नहीं है। आपके प्रधानमंत्री जी तो कर्नाटक में उन्हीं लोगों पर इल्जाम लगाए। हाँ, और उन्होंने ईबीसी का जो विपक्षी है वो ईबीसी का चाहे ओबीसी का हम लोग का अधिकार छीन करके वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को आरक्षण देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम 370 से पहले कश्मीर में भी नहीं था दलितों को, 370 से पहले कश्मीर में नहीं था और हम लोग दलितों को वहां पर आरक्षण देने का हमने काम किया है। वो बताए ना कि वो लोग कहाँ किसी को एक आरक्षण देने का काम किए हैं। इसलिए संविधान बदलने का काम उन्होंने लोग, संविधान की मूल भावना को उन्होंने समाप्त किया। ठीक है, अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? अंत में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं कि कहीं से भी कोई इस प्रकार का मन में भाव नहीं रखें कि जदयू के आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा है, चाहे कोई नुकसान होगा। हम लोगों को पूरा यकीन और भरोसा अपने केंद्रीय नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पर रखना चाहिए। उन्होंने जो फैसला लिया है और आज तक जो भी काम किया है, 2014 में तो 2 से 83 सीटें हम लोग जीते थे, 2019 में 303 सीटें जीते और उनके नेतृत्व में उन पर आस्था रखते हुए हम लोग सभी लोग काम करें तो निश्चित तौर पर 2024 में 303 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जितनी सीटें हम लोग शायद 353 सीट एनडीए जीती थी उससे ज्यादा सीट जीतेंगे और आने वाले दिनों में बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में भी सरकार बनेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास और भरोसा है। इसलिए जो आदेश हुआ है, जो निर्णय हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो लिया है, उसके साथ पूरी मजबूती के साथ हम लोगों को खड़ा रहना है। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जब लक्ष्य तय ही कर दिया है कि भाई हमको 400 पार चाहिए, तो उनके लिए हम लोग सब लोग जी जान से मेहनत करके इस लक्ष्य को पाने का अंत में एक सवाल हमारे मन में और आ गया है जो हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा कि नीतीश जी के आने से जो आप लाभ बहुत सारा गिना रहे थे, तो चलते चलते एक चीज बता दीजिए, क्या आप गारंटी लेंगे कि नीतीश जी अगले 2025 के विधानसभा चुनाव में भी आप ही के साथ रहेंगे? हम लोग वर्तमान में जीते हैं सर, हम लोग वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान में जो हम लोगों को एक तरह से हम लोग 5 साल काम करते हैं, उसका फल आज प्राप्त करने का समय है। तो इसमें पूरी मुस्तैदी के साथ वर्तमान को देखते हुए और अपने केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा करते हुए हम लोग पूरा ईमानदारी के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे और फतह होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। धन्यवाद अजय जी। अभी आपने देखा अजय जी भारतीय जनता पार्टी के एक उभरता हुआ चेहरा और बड़े ही बेबाक अंदाज में 2 टूक शब्दों में अपने सभी सवालों का जवाब दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।